टीएसजी पेश करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। स्टार्ट। महोदय, भावात्मक एकता की चर्चा आजकल भारतीय जनजीवन के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में हो रही है। जाति पाति, रहन सहन, पर्व त्योहार, धर्म कर्म, राजनीति, वाणिज्य आदि में कोई भी कार्य क्षेत्र इससे अलग नहीं रह गया है। भाषा के संबंध में इस बात की चर्चा विशेष रूप से होने लगी है और विशेषकर स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात इसका मतलब यह नहीं है कि स्वाधीनता से पूर्व हमारे देश में भावात्मक एकता नहीं थी। वास्तव में स्वाधीनता संग्राम के समय हमारे देश के प्रत्येक नागरिक ने हृदय से यह अनुभव किया था कि चाहे किसी भी धर्म के हों, कोई भी भाषा बोलते हों, किसी भी जाति या वर्ग के समझे जाते हों और राजनीतिक दृष्टि से हम किसी भी पक्ष या दल के हों, हम मूलतः एक हैं, भारतवासी हैं। भारत माता के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाले आत्मीय प्राणी हैं, भाई बहन हैं। इसी भावात्मक एकता ने हमें स्वतंत्र भारत के प्रतिष्ठित नागरिक बनने का अवसर दिया था। एकता और अखंडता की इसी परंपरागत प्राचीन सूत्र को संविधान की स्वीकृति के नवीन परिवेश में पुनरीक्षित और परिपुष्ट बनाने का प्रयास पिछले 5 दशकों से हो रहा है। अर्धशती के इस व्यापक अनुभव को ध्यान में रखकर आगे का मार्ग प्रशस्त करने के लिए शुद्ध यथार्थ पर आधारित एक रचनात्मक कार्य प्रणाली बनाना आवश्यक है और इसके लिए उपयुक्त समय भी अब आ चुका है। पूर्ण विराम चेंज। भारत का संविधान उसके समस्त नागरिकों को यथोचित न्याय, स्वतंत्रता और समता प्राप्त कराने तथा व्यक्ति और राष्ट्र के हित में पारस्परिक बंधुत्व की भावना को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है। इसी संकल्प के अनुरूप संविधान के निर्माताओं ने सुचिंतित और संतुलित भाषा नीति को रूपान्वित किया है। संघ तथा राज्यों में शासकीय प्रयोजनों के लिए किन किन भाषाओं का प्रयोग किया जाए, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में अधिनियमों तथा विधेयकों की भाषा क्या हो और हिंदी के विकास के लिए किस दिशा में आगे बढ़ना है, इन सभी बातों पर बड़ी बारीकी और समझदारी के साथ सोच विचार कर राजभाषा संबंधी भाग 17 को 4 अध्यायों में निबद्ध किया गया है। भारत जैसे बहुभाषी राष्ट्र में भाषा भेद के कारण भावात्मक एकता में कोई बाधा न पहुँचे, इस बात को सुनिश्चित किया गया है।
संसद तथा विधान मंडलों में किस प्रकार विचार विनिमय हो, इस बात को भी अनुच्छेद 120 तथा 210 में स्पष्ट किया गया है। अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का प्रयोग किस क्रम से और किस गति से आगे बढ़ाया जा सकता है और राष्ट्र की प्रत्येक भाषा की हिंदी के विकास में किस प्रकार सहभागिता प्राप्त की जा सकती है, इस बात का भी स्पष्ट निर्देशन अनुच्छेद 351 में दिया गया है। वास्तव में यह अनुच्छेद जो भी भाषा प्रकरण का अंतिम अनुच्छेद है, भारत की भाषा समस्या के चिरंतन समाधान के लिए प्रशस्त और प्रशस्य भरत वाक्य की भूमिका निभाता है। चेंज महोदय, उदाहरण के लिए हिंदी को भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने की बात इसी अंतिम अनुच्छेद में बताई गई है और इस बात का स्पष्ट संकेत भी दिया गया कि हिंदुस्तानी तथा 8वीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं से और मुख्यतः संस्कृत से शब्द ग्रहण करते हुए हिंदी भाषा की समृद्धि को सुनिश्चित कर लिया जाए। यह निर्देश वास्तव में भारतीय भाषा दर्शन में एक नया अध्याय प्रवर्तित करने वाला ऋषि वाक्य है, पर चिंता की बात है कि इस महावाक्य में से केवल प्रसार पर ध्यान दिया गया। फिर भी इतना तो संतोष का विषय है कि प्रचार प्रसार तो पर्याप्त मात्रा में हुआ और वह भी स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से। आज हिंदी के लिए देश में जो अनुकूल वातावरण है, वह हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा, हैदराबाद हिंदी प्रचार सभा जैसी संस्थाओं की साधना का ही फल है। सरकार की ओर से केंद्रीय साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट आदि संस्थाओं ने भी इस दिशा में स्पृहणीय कार्य किया है, जिससे हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के बीच साहित्यिक आदान प्रदान का एक व्यवस्थित कार्यक्रम आयोजित हो सका। इससे दो लाभ हुए। पहला यह कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रणीत उत्तम साहित्य की जानकारी अखिल भारतीय स्तर पर प्रायः सभी भाषाभाषियों को उपलब्ध होने लगी और इसी से भावात्मक एकता भी बलवती होती जा रही है। आज से 30 वर्ष पहले हमारे यहाँ के शिक्षित वर्ग को भी इस बात का पता नहीं था कि दक्षिण की 4 प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं, ये भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं और उनका साहित्य कितना समृद्ध
है। उत्तर भारत में रहने वाले किसी भी तेलुगु भाषी, कन्नड़ भाषी या तमिल भाषी को बिना किसी मतभेद के केवल मद्रासी कहा जाता था। समाप्त।